आपका मेरे चैनल फ्लो मैथ पॉइंट पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइक्रो टीचिंग की इस दूसरी क्लास में उद्देश्य लेखन कौशल यानी कि स्किल ऑफ ऑब्जेक्टिव राइटिंग। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि हम जब भी इसमें सूक्ष्म शिक्षण में या माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले हमें यही बताया जाता है कि आपको उद्देश्य कैसे लिखने हैं या फिर हमें उद्देश्य लेखन कौशल के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि जब आप लेसन प्लान बनाते हो, पूरा प्लान बनाते हो, तो उसमें आपको उद्देश्य लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको मैं आज ये बताऊंगी कि उन उद्देश्यों को कैसे लिखना है या फिर उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि उद्देश्य जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य और दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जिन्हें हम जनरल एम्स भी कहते हैं, तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो सामान्य लक्ष्यों से तात्पर्य उन शैक्षिक लक्ष्यों या आदर्शों से होता है जिन्हें हम विषय विशेष के शिक्षण से प्राप्त करना चाहते हैं। ये इतने व्यापक होते हैं या पूर्णता की उस स्थिति का बोध कराते हैं जिस तक पहुंचना संभव भी हो सकता है और असंभव भी। यानी कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, जनरल एम होते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जब हम पढ़ाते हैं तो वो अपने आप में बहुत व्यापक होते हैं। ठीक है, वो इतने व्यापक होते हैं कि जो हम शिक्षण कर रहे हैं उसके द्वारा उनको प्राप्त किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, वो कोई निश्चित नहीं है कि हम उनको प्राप्त कर ही पाए, क्योंकि वो अपने आप में क्या होते हैं, बहुत व्यापक होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि आप भाषा की कोई क्लास पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चाहे आप गद्य पढ़ा रहे हैं या पद्य पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप जब वहाँ पे मतलब आप पढ़ा रहे हैं, भाषा की क्लास में हैं, तो सामान्य उद्देश्य आपका क्या होगा कि बच्चों का लिटरेचर के प्रति क्या हो, अनुराग बढ़े, यानी कि प्रेम बढ़े, जिज्ञासा उत्पन्न हो, जागरूकता पैदा हो। ठीक है, तो ये आपके बहुत बड़े उद्देश्य होते हैं। अब आप भाषा की क्लास में हैं, अगर आप बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, चाहे वो गद्य है या पद्य है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है, वो उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई लिटरेचर उनको पढ़ा रहे हैं तो उनके प्रति जो लिटरेचर के प्रति उनमें अनुराग मतलब प्रेम उत्पन्न हो जाए कि नहीं, अब तो हमें लिटरेचर ही पढ़ना है और हमें भी लेखक ही बनना है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर ये भाव पैदा हो। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं तो वो अपने आप में बहुत व्यापक होते हैं और हम एक बहुत ही बड़े व्यापक स्तर पर इनका निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो, तो इनका उद्देश्य किसी विषय विशेष की शिक्षा द्वारा बालकों के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों को उचित रूप से विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, सबसे पहले तो वो सामान्य उद्देश्यों के अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े नैरो होते हैं, मतलब संकुचित होते हैं। ठीक है, थोड़े नहीं, काफ़ी संकुचित होते हैं। ठीक है, इनको जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, कोई भी शिक्षक इनको अपनी एक शिक्षण कक्षा में प्राप्त कर सकता है और इनका मूल्यांकन भी कर सकता है। यानी कि शिक्षक अगर क्लास में गया और उसने 35 मिनट की जो क्लास पढ़ाई है, वहाँ पे टीचिंग की है, तो वो इस 35 मिनट की टीचिंग के अंदर अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है और प्राप्त करके इनका मूल्यांकन भी कर सकता है। ठीक है, कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है। ठीक है, तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, तो इनका काम क्या है कि जो बालकों के व्यक्तित्व के आपने देखा होगा मोस्टली 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष होते हैं। तो इनका उचित रूप से विकास करना ही विशिष्ट उद्देश्यों का लक्ष्य होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं। देखो, सामान्य उद्देश्य होते हैं जो वो बहुत व्यापक होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य थोड़ा संकुचित टाइप के होते हैं। ठीक है, सामान्य उद्देश्यों को किसी कक्षा शिक्षण में शिक्षण के द्वारा प्राप्त किया भी जा सकता है
और नहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत व्यापक होते हैं। ठीक है, जबकि विशिष्ट उद्देश्यों को एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के द्वारा प्राप्त कर सकता है और इनका मूल्यांकन भी कर सकता है। ठीक है, कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उनको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो जैसे सामान्य उद्देश्य होते हैं तो वो आप उनको इस प्रकार से लिखते हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो सामान्य उद्देश्य होगा वो ये होता है कि आप छात्रों में उस विषय के प्रति रुचि को उत्पन्न करें। मतलब आप चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, या कोई लैंग्वेज की आपकी क्लास है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप, तो सबसे पहला उद्देश्य आपका ये होता है कि आप उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति बच्चों में रुचि को उत्पन्न करें। ठीक है, फिर दूसरा जैसे कि बच्चों में उस सब्जेक्ट के प्रति जिज्ञासा की वृद्धि करना। ठीक है, जैसे माना कि आप किसी एक राइटर की आपने उनको कहानी पढ़ाई। ठीक है, अब बच्चों को राइटर की ये कहानी इतनी पसंद आई कि बिल्कुल उनमें लिटरेचर के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई है। अब उनके उसमें तो उस राइटर की केवल एक कहानी है, लेकिन उनको राइटर का लिखा हुआ या आपने जो पढ़ाया वो इतना पसंद आया कि उनमें अब जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि क्या इस राइटर की दूसरी कृतियाँ कौन सी हैं, हमें वो भी पढ़नी है। ठीक है, तो इस तरीके की जिज्ञासा बच्चों में उत्पन्न करना, किसी भी विषय के प्रति छात्रों में जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है, तो मतलब आपका जो थर्ड होता है तो वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के प्रति बच्चों में क्या होगी, जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है, और चौथा, विषय से संबंधित ज्ञान को विद्यार्थी अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होता है जो आपका ये चौथा है तो वो ये है कि सॉरी, ये चौथा है। ठीक है, तो विषय से संबंधित ज्ञान को विद्यार्थी अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे माना कि आप क्लास में हैं, बच्चों की आप पढ़ा रहे हैं कि कहानी को कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चे आप समझ गए कि कहानी को कैसे लिखा जाता है, या आपने उनको कहानी पढ़ाई, कहानी के कितने पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। अब अगर बच्चे उस ज्ञान को लेकर के अपने दैनिक जीवन में भी लेखन कार्य शुरू कर देते हैं तो आप कहेंगे कि मेरे इस उद्देश्य की क्या हो गई है, पूर्ति हो गई है, कि बच्चों ने जो क्लास से संबंधित ज्ञान था उसका अपने जीवन में प्रयोग किया है। ठीक है, और इसके सिवा भी और भी बहुत सारे इसमें उद्देश्य होते हैं कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा को बढ़ाना या बच्चों में नैतिक विकास करना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़े बड़े इसमें जो होते हैं एम्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो आपको लिखने होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखना, कभी भी आप उद्देश्य लिखेंगे, चाहे वो सामान्य उद्देश्य हैं या विशिष्ट उद्देश्य हैं, तो वो आप फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे ऐसे करेंगे, या बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी, बच्चों में जिज्ञासा की वृद्धि होगी, जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो लेसन प्लानिंग आप पहले करते हो और टीचिंग आप दूसरे दिन करते हो। ठीक है, तो आप जब लेसन प्लान बना रहे होते हो तो उस समय आप क्लास में नहीं होते हो, या आप पहले कर लेते हो, तो मतलब आप इसको किस में लिखते हो, फ्यूचर टेंस में लिखना पड़ता है आपको पूरे लेसन प्लान को अपना, कि बच्चा ऐसा करेंगे, या बच्चों में इसकी वृद्धि होगी, रुचि उत्पन्न होगी, या बच्चे रुचि लेंगे। इस प्रकार से सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, आप फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है उसके बाद अगर हम देखें तो विशिष्ट उद्देश्यों की हम बात करते हैं, जिनको आप अपने कक्षा शिक्षण में प्राप्त कर सकते हैं और इनका आप मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखो, इसमें जो है मतलब विशिष्ट उद्देश्यों को लिखने के लिए बहुत सी टेक्स्टोनॉमी हैं, तो जिनमें से ब्लूम की टेक्स्टोनॉमी क्या है, बहुत पॉपुलर है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस तरीके से पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो सिंपली आप इतना समझ लीजिए कि जो कोई भी आपको उद्देश्य लिखना है वो ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, प्रयोगात्मक है, या और भी उद्देश्य होते हैं जैसे कौशलात्मक हो गया। ठीक है,
विश्लेषण संश्लेषण हो गया, मूल्यांकन हो गया, कुछ भी हो गया, और भी कितने। तो सबकी क्या होते हैं, अपनी अपनी एक्शन वर्ब होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये उद्देश्यों को लिखने का सबसे आसान तरीका है कि आप हर उद्देश्य की जो एक्शन वर्ब होते हैं उनको याद कर लो। ठीक है, फिर आपको उद्देश्यों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कोई गलती नहीं करोगे। और कौन सा उद्देश्य कहाँ लिखा जाएगा, कौन सा उद्देश्य किस में पड़ेगा, आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप इनकी एक्शन वर्ब को याद कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ब दी हैं, अगर आप ज्ञानात्मक उद्देश्यों को लिख रहे हैं, ठीक है, या लिख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य की जो एक्शन वर्ब है, जैसे परिभाषा देना, ठीक है, परिभाषा देना, प्रत्यास्मरण करना, चुनना, लिखना, पहचानना, नाम देना और सूची बनाना। ठीक है, अब माना कि आप ज्ञानात्मक उद्देश्य लिख रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और आपका कोई भी टॉपिक है, तो आप क्या कहेंगे, उस टॉपिक को लिख करके या उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने उसके अंदर कंटेंट पढ़ाए कि बच्चे इसकी परिभाषा दे सकेंगे। तो ये आपका पहला उद्देश्य होगा। ठीक है, या बच्चे इस बारे में लिख सकेंगे। ठीक है, बच्चे इस चीज़ को पहचान सकेंगे, बच्चे नाम बता सकेंगे। ठीक है, या बच्चे सूची बना सकेंगे। तो इस तरीके से क्या होंगे, आप इन एक्शन वर्बों के द्वारा आपको इन्हें याद करना है, इन्हें समझना है। ठीक है, और आपको बहुत आसानी होगी अपने उद्देश्यों को लिखने में। देखो, जब हम भी पहले पहले बहुत कंफ्यूज होते थे इसमें, लेकिन उसके बाद हमने देखा जब कि हर जो उद्देश्य होता है उसकी अपनी कुछ खास एक्शन वर्ब होते हैं। ठीक है, अपनी पर्टिकुलर एक्शन वर्ब्स होते हैं, तो आप बस उनको याद कर लीजिए। ठीक है, कि ज्ञानात्मक में परिभाषा देना, प्रत्यास्मरण करना, चुनना, लिखना, पहचानना, नाम देना और सूची बनाना, इस तरीके से ये चीज़ें आते हैं, ये एक्शन वर्ब आते हैं। तो आपको ये उद्देश्य लिखने में, उद्देश्यों को पहचानने में और उनको उनके प्रॉपर जगह पर रखने पे, ठीक है, बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि भावात्मक उद्देश्य, या इसको बोधात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो, जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं तो उनमें कुछ ज़्यादा इतना होता नहीं है। ठीक है, बच्चा केवल रटी रटाई परिभाषा बताता है। ठीक है, प्रत्यास्मरण करता है, किसी चीज़ को चुनता है, लिखता है और पहचानता है। ठीक है, ये नाम बताता है, ये सूची बताता है। ठीक है, ये कोई तथ्य बताता है आपको, कि जैसे आपने कहा कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, बच्चे ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को। तो ये उसका ज्ञानात्मक पक्ष है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, केवल एक छोटे मोटे तथ्यों को बताना, नाम को बताना, रटी रटाई परिभाषाओं को देना। तो जो इस तरीके के काम होते हैं वो ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब भावात्मक या बोधात्मक उद्देश्यों में क्या होता है, बोधात्मक या भावात्मक का मतलब होता है कि बच्चा, आप जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं या जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति उसमें समझ विकसित करना। ठीक है, तो इसमें होता है जैसे वर्गीकरण करना, इसकी पहली एक्शन वर्ब है, जैसे वर्गीकरण करना हो गया। ठीक है, फिर अंतर करना, व्याख्या करना, उदाहरण देना, सारांश देना, रूपांतरण करना। ठीक है, वाद विवाद करना और हल करना। ठीक है, अब क्या होता है कि आपने बच्चे को जैसे पढ़ा दी कोई चीज़, आपने कोई भी टॉपिक उनको पढ़ा दिया। ठीक है, अब जैसे माना कि आप सौरमंडल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपने बच्चों को कहा कि अब आप एक काम कीजिए, आपने सारे सौर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है कि जितने भी आपके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जो भी हैं, मतलब सूर्य है, आपने उनको लिखा। आपने कहा कि इनको ग्रह और उपग्रहों में वर्गीकृत करो। ठीक है, ये ग्रह, उपग्रह और तारों में वर्गीकृत करो। तो अगर बच्चे कर देते हैं तो ये उनके अंदर क्या हो गया, जो बोधात्मक उद्देश्य की पूर्ति आपकी हो गई है। ठीक है, ये बच्चे उस सब्जेक्ट का, जो सौरमंडल आप जो पढ़ा रहे हैं उसका बोध कर रहे हैं, मतलब उनको वो समझ में आ रहा है। ठीक है, अंतर करना, आपने उनको कहा कि ग्रह और उपग्रहों में अंतर करो। ठीक है, कि अंतर क्या होता है,
कि ग्रह और उपग्रहों में अंतर क्या होता है। अगर बच्चे इसको कर देते हैं तो इसका मतलब बच्चों में उसके प्रति समझ विकसित हो रही है। व्याख्या करना, इसी तरीके से उदाहरण देना, सारांश देना, रूपांतरण करना, वाद विवाद करना और हल करना। ठीक है, जैसे मैथ्स में माना कि आप बच्चों को कोई सवाल आपने समझाया कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद आपने उनको खुद वो सॉल्व करने के लिए दिया और बच्चों ने वो सॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब जो आपने उनको पढ़ाया वो उनको आप समझ में आ चुका है, क्योंकि वो उस चीज़ को हल खुद से कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो बोधात्मक उद्देश्य होते हैं इसका मतलब कि उनकी पूर्ति हो चुकी है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक्शन वर्ब, इनको ध्यान से देख लीजिए और इनको याद भी कर लेना या फिर आप इनको लिख लो। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा उद्देश्य है वो है प्रयोगात्मक या फिर इसको क्रियात्मक उद्देश्य भी हम कहते हैं। तो इसकी एक्शन वर्ब है समाधान करना, उपयोग करना, उत्पन्न करना, ठीक है, प्रदर्शित करना, निर्माण करना, जांच करना, खोजना और चित्र बनाना। ठीक है, तो अब देखिए, आपने जैसे बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, आपने उनको एक समस्या दे दी, एक प्रॉब्लम दे दी कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, बच्चों ने वो सॉल्व कर लिया, तो मतलब आपके प्रयोगात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है। उपयोग करना, आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि जो दैनिक जीवन में भी जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चे उसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या कर सकेंगे, तो ये आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य होगा कि बच्चे उसका उपयोग कर सकेंगे। उत्पन्न करना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, जनरेट करना, प्रदर्शित करना, कि जैसा माना कि जैसे मैप है, मैप पे बच्चों ने क्या किया कि आपने उनको सौरमंडल पढ़ाया, फिर मैप दे दिया बच्चों को और बच्चों को कहा कि अब एक्सप्लेन करो इसको। ठीक है, अब बच्चे उस मैप पे सारी चीज़ें प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये सूर्य हैं, ये उसके बाद बुध है, ये सारे ग्रहों को बता रहे हैं, ये उपग्रह है, ये क्षुद्र पट्टिका है, बच्चे सब कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि आपके प्रयोगात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। निर्माण करना किसी चीज़ की जांच करना। ठीक है, आपने मतलब कि कोई टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक से संबंधित कुछ तथ्य दे दिया जिनमें से कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं, या फिर आपने बच्चों को दे दिए कि इनकी जांच करो कि क्या ये सही हैं या फिर गलत हैं। ठीक है, खोजना और चित्र बनाना। ठीक है, चित्र वो किसी सब्जेक्ट में भी बना सकते हैं, और अगर जैसे माना कि जैसे ड्राइंग की क्लास चल रही है और आपने बच्चों को पहले बताया कि मतलब कोई आप पर्टिकुलर कोई किसी चीज़ को जैसे एक फ्लावर है, आप उसको बता रहे हैं कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, उसके बाद बच्चे अगर उसको खुद से ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं तो वो उनका प्रयोगात्मक कार्य होगा। ठीक है, तो जो प्रयोगात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य हैं उसकी एक्शन वर्ब है समाधान करना, उपयोग करना, उत्पन्न करना, प्रदर्शित करना, निर्माण करना, जांच करना, खोजना और चित्र बनाना। ठीक है, तो आपको बस इनको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, जैसे मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि बच्चे इस चीज़ की परिभाषा दे सकेंगे जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चे इनके नाम बता सकेंगे या नामों की सूची बना सकेंगे। ठीक है, जैसे भावात्मक या बोधात्मक में आ गया, बच्चे वर्गीकृत कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे, ठीक है, या इस चीज़ की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं या इस कंटेंट से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को या किसी प्रॉब्लम का समाधान कर सकेंगे। ठीक है, इस नॉलेज को अपने दैनिक जीवन में या क्लास में इसका उपयोग कर सकेंगे, इस चीज़ को उत्पन्न कर सकेंगे, किसी चीज़ को प्रदर्शित कर सकेंगे, निर्माण कर सकेंगे, जांच करना, ठीक है, खोजना और चित्र बना सकेंगे। तो इस तरीके से ये जो भी एक्शन वर्ब हैं इनको लेकर के आपको क्या करना है, अपने उद्देश्यों का निर्माण करना है। ठीक है, और एक मैं आपको मॉडल बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत ही मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, और हर जो विश्वविद्यालय होता है उसका अपना प्रॉपर पैटर्न होता है किसी भी काम करने का, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ वो मोटा मोटा बता रही हूँ और वो आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य आखिर होते क्या हैं और इनके एक्शन वर्ब क्या क्या होते हैं, और आप इनको अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,
तो जो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो जैसे मतलब मेरा टॉपिक है सौरमंडल, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने जो सामान्य उद्देश्य बनाए हैं कि छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, ठीक है, कि छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, पहला, ठीक है। उसके बाद छात्रों में सौरमंडल के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, दूसरा, छात्रों में सौरमंडल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है। और छात्र भूगोल विषय की प्रकृति को समझ सकेंगे कि भूगोल विषय आखिर होता क्या है, ठीक है। अब आते हैं मेन विशिष्ट उद्देश्यों पे, या जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष पे आते हैं। तो ज्ञानात्मक की अगर हम बात करें तो इन एक्शन वर्ब को लेकर के आपको कैसे बनाना है आप देख सकेंगे, ठीक है। छात्र सौरमंडल के ग्रहों का नाम बता सकेंगे, ठीक है, आया ना नाम बताना। छात्र सौरमंडल के ग्रहों का नाम बता सकेंगे, पहला, ठीक है। छात्र ग्रहों की सूची तैयार कर सकेंगे, दूसरा, और छात्र सौरमंडल के बारे में लिख सकेंगे, ठीक है, तीसरा। अब एक बात ध्यान रखना, आप जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो कम से कम आपको 6 लिखने हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 8, इससे ज़्यादा आपको लिखने नहीं, 6 से लेकर के 8 तक, ठीक है। और विशिष्ट उद्देश्य हैं अगर, तो प्रत्येक पक्ष का ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य के अलग अलग जो हैं सब में आपको 3-3 लिखने हैं, ठीक है। 3 से आप ज़्यादा लिख सकते हैं लेकिन 3 से आपको कम नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो ज्ञानात्मक में मैंने पहला उद्देश्य बनाया है, छात्र सौरमंडल के ग्रहों का नाम बता सकेंगे, छात्र ग्रहों की सूची तैयार कर सकेंगे, ठीक है, सूची आया, सूची तैयार करना, छात्र सौरमंडल के बारे में लिख सकेंगे, ठीक है। अब बोधात्मक में है, छात्र ग्रहों व उपग्रहों में अंतर कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि छात्र ग्रहों और उपग्रहों में अंतर कर सकेंगे, ठीक है। छात्र सौरमंडल की व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा है इसका। और तीसरा है इसका, छात्र सौरमंडल के सदस्यों को विभिन्न वर्गों, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि में वर्गीकृत कर सकेंगे। तो ये एक्शन वर्ग हैं, वर्गीकृत करना, व्याख्या करना और अंतर करना, ठीक है। तो इन एक्शन वर्बों को लेकर के आपको इस तरीके से उद्देश्यों का निर्माण करना है, ठीक है। प्रयोगात्मक में आ गया, छात्र सौरमंडल का रेखा चित्र बना सकेंगे, ठीक है, रेखा चित्र बनाना इसकी एक्शन वर्ब हो गया। छात्र सौरमंडल से संबंधित तथ्यों की जांच कर सकेंगे, ठीक है, जांच करना, ठीक है। छात्र मानचित्र के द्वारा सौरमंडल को प्रदर्शित कर सकेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले इनकी एक्शन वर्ब बता दी हैं, ठीक है, कि ज्ञानात्मक की, भावात्मक की और प्रयोगात्मक की कौन कौन सी इनकी एक्शन वर्ब होती हैं। फिर उन एक्शन वर्बों को लेकर के मैंने आपको ये उद्देश्य बना करके भी दिखा दिए हैं। आई होप आपको ये जो मैंने समझाया है, आपको आज उद्देश्य लेखन कौशल, आपको ये समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे अभी मेरा चैनल ये नया ही चैनल है, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ ही अगर मुझसे कहीं पे कोई गलती हो रही है, या आप कुछ और जानना चाहते हैं, या आपको किसी कंटेंट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।